गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो मेरा नाम यश है। तो बेसिकली पहले वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले आप अपने ट्रेनर को जान लो कि आपका ट्रेनर कौन है, ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे ड्रोन ट्रेनिंग या ड्रोन बनाना सीखा मैंने, और कैसे मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से। मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया मैंने। सेकेंड ईयर में आके मेरे को समझ आया मैंने कंप्यूटर साइंस लेके गलती कर दी। हम चेंज तो नहीं कर सकते थे सेकेंड ईयर में, गलती क्यों करी? मेरा जो इंटरेस्ट था वो रोबोटिक्स में था, बट ड्यू टू सम सरकमस्टांसेस हुआ क्या, सब लोग एक मिथ थी कि कंप्यूटर साइंस बहुत स्कोप है, चीजें हैं अभी भी है, स्कोप है, बट मेरा खुद का इंटरेस्ट ड्रोन्स में, रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा था। किसी भी तरीके से स्टार्ट किया, खुद का बजट, एक ड्रोन बनाना स्टार्ट किया, बहुत गंदा क्रैश हुआ, ठीक है, पैसे गए, खत्म। सेकेंड ड्रोन स्टार्ट किया। अब उस सेकेंड ड्रोन में अच्छी बात क्या हुई, एक कॉलेज की तरफ से, जो हमारा कॉलेज था, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक इवेंट कराते थे वो लोग। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे जब उन्होंने वो इवेंट कराया, उसमें ड्रोन कंपटीशन था। उससे जस्ट 2 दिन पहले हमारा ड्रोन का सामान आया था। अब ड्रोन का सामान आया, एफपीवी ड्रोन का सामान था, कभी नहीं बनाया एफपीवी, पता नहीं, पूरी रात नहीं सोए, दिन नहीं सोए, वो ड्रोन कैसा कैसा तो बना के रेडी किया। और वो ड्रोन अभी मैं मतलब अभी मैं बनाऊंगा ना, हंसूंगा मैं उस ड्रोन को देखकर। मैं उड़ा रहा हूँ, वो अप कर रहा हूँ तो पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, लेफ्ट राइट, बहुत गंदा बनाया था। बट पता नहीं, गॉड नोस कि हम उस कंपटीशन में थर्ड आ गए। अब जब थर्ड आए, कॉलेज में हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने ड्रोन बनाकर कोई कंपटीशन जीते थे हमारे कॉलेज में। इतना क्योंकि कोरोना के बाद, कोरोना के टाइम की बात है ये, उस टाइम सारा अपने सीनियर्स के साथ हमारा छूट गया था कि हम सीनियर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सब लोग कोरोना में सब चले गए थे, कोई अपनी जॉब कर रहा था, सबकी जॉब ऑलमोस्ट चली गई थी। तो वो टाइम था, और हम लोग वो वाले बैच थे कि हमने कोई कंपटीशन जीता, एक ट्रेंड चालू हुआ। उसके बाद मतलब ललक ऐसी जगी कि हम लोग काम, मतलब ड्रोन्स ऐसा हो गया, क्योंकि वो एक रिकॉग्निशन मिल गया। कॉलेज में हम लोग कुछ भी करते थे, अच्छा ये वो लड़का है जिन्होंने ड्रोन बना के वहां जीत कर आए। ऑब्वियसली हम लोग थर्ड आए थे, बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं कहूंगा, बट कॉलेज के लेवल पे था उन लोग। क्योंकि अगर हमारे यूनिवर्सिटी की 20 कॉलेज हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर कॉलेज जो आज तक कोई कंपटीशन नहीं जीता था, उसमें एक कॉलेज ने ड्रोन में थर्ड पोजीशन लाई। मेरे कॉलेज के लिए तो बड़ी बात थी। उसके बाद हमें अलग अलग आईआईटी में पता चला इवेंट होता है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, गुवाहाटी, पटना, धनबाद, सारे ऑलमोस्ट आईआईटीज में इवेंट होता है। और यकीन मानना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक आईआईटी नहीं छोड़ा जिन्होंने इवेंट कराया था। हर एक आईआईटी में हमने इवेंट खेला, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी खेले, मगर ऑल ओवर इंडिया हमने सारे कॉलेज जितने इवेंट करा सकते थे उन लोगों ने जितने कराए। महीने में 5-5 इवेंट भी हमने अटेंड किए हैं। कभी हैदराबाद, कभी धनबाद, रोपड़, गुवाहाटी, आईआईटी पटना पिछले 3 साल से जीत रहे हम लोग। मतलब जहां गए, मतलब भगवान की दुआ ऐसी थी, खाली हाथ नहीं आए। और अभी तक हमारे अपोनेंट जो भी उस टाइम में, क्योंकि जब आप खेलते हो ना, एक कम्युनिटी होती है, जो वही लोग आपको वही चेहरे दिखते हैं, वो लोग भी आज तक कहते हैं जब हम पार्ट लेते थे कि सर आप आए तो हमें ये बताइए एक प्राइस तो गया। हम लोग कभी खाली हाथ वापस नहीं आए। तो वो मतलब वो टाइम ऐसा था कॉलेज में। आप लोग जब आप काम करते हो ना, आपके दोस्त जुड़ते चले जाएंगे आपके साथ, बट एक पॉजिटिव स्टेप आपको लेना होगा। उसके बाद सर ने क्वेश्चन पूछा था, टॉप 5 कंपनी के नाम बताओ आप ड्रोन के। किसी ने बोला आइडिया फोर्ज, किसी ने बोला गरुड़ा एयरस्पेस, किसी ने, हाँ दक्ष, ठीक है, दक्ष का तो मैंने नहीं सुना है, मेरे को नहीं, अब आ गया होगा। सेकेंड ईयर में मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया ड्रोन्स में, इंटर्नशिप मेरी थी आइडिया फोर्ज में। 4 महीने मैंने आइडिया फोर्ज के साथ काम किया है। थर्ड ईयर में मैंने काम किया गरुड़ा एयरस्पेस के साथ, प्रॉपर मैं चेन्नई में ही था, गरुड़ा एयरस्पेस के साथ काम कर रहा था। उसके बाद आपको कंपनी का नाम सुनना मिलेगा, बॉटलैब डायनामिक्स। थर्ड ईयर के बाद जब मैंने यहाँ चेन्नई छोड़ा,
तो मैंने बॉट लैब डायनेमिक्स को छोड़ा जो कि ड्रोन ये लाइक एयर शोज करती है। उसके बाद एवीपीएल, मतलब जितने बड़े प्लेयर्स थे ड्रोन के सबके साथ हमने कॉलेज में बहुत काम किया है। अभी तक उन लोगों का ऑफर आता है कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, बट खुद का कुछ करना था, ट्रेनिंग में ज्यादा मजा आता है, और खुद का कुछ बनाकर सेल करना था। उसके बाद हम लोगों ने ड्रोन बना के सेल करना स्टार्ट किया आर्मी को हम लोगों ने स्टार्ट किया था ड्रोन, एक बेसिक ड्रोन बना के सेल करना कैमरा के साथ। ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि लास्ट कुछ 3 साल 4 साल में आर्मी वाले नए नए ड्रोन्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब जब उन्होंने ड्रोन्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया तब हम लोगों ने वो एक बेसिक ड्रोन उनको सेल किया था 3 साल पहले। अभी तक हम लोग 300 प्लस यूनिट आर्मी को सेल कर चुके हैं इंडिविजुअल। हम लोग जो कंपनी के साथ सेल कर रहे हैं, मैं अपना प्रोफेशनल नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल लेवल पे हम 300 ड्रोन अभी तक सेल कर चुके हैं। ड्रोन्स, सारे ड्रोन्स पे हम लोगों ने काम किया है, एग्रीकल्चरल हो, सर्वेलेंस हो, आइडिया फोर्ज ऑलमोस्ट सर्वेलेंस पे काम कर रहे थे, गरुड़ा एयर स्पेस में काम कर रहा था, इसमें क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पे काम कर रहा था, वो लोग बॉटलैब डायनामिक्स, ये लोग क्या कहते हैं एयर शो वाले ड्रोन पे काम कर रहे थे। तो जितने ड्रोन मिले हमने सब ऑलमोस्ट एक्सप्लोर करे हुए हैं इस वर्कशॉप। तो ये मतलब बेसिकली ये जर्नी थी जो उसके बाद हमने ऑल ओवर इंडिया वर्कशॉप्स, अभी तक ये 60 प्लस वर्कशॉप ये मेरी होगी, तो 50-60 प्लस वर्कशॉप हम अभी तक ले चुके हैं। इस वर्कशॉप का हमारा मोटिव क्या रहने वाला है हम लोग वो समझ लेते हैं। आप लोगों को ड्रोन 0 से लेकर 100%, तो 100% तो नहीं, 80% तो मैं गारंटी लेता हूं मैं आपको सिखा दूंगा, चाहे आप नहीं सीखना चाहोगे तो भी। जो सीखना चाहेगा वो तो 120% सीख के ही जाएगा, बट आपकी इन्वॉल्वमेंट मेरे को जरूर चाहिए। आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा, आपको डाउट्स आएंगे, कोई भी एक बार में पूरा नहीं सीख सकता है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो वर्ड्स बहुत ज्यादा कॉमन हो सकते हैं कि फ्लाइट कंट्रोलर का नाम मैंने बोल दिया पिक्सॉक, मैंने बोल दिया स्पीडी बी, मैंने बोल दिया फॉक्सियर, ये सब नाम मेरे लिए कॉमन है। आपको पहली बार सुन के पिक्सॉक याद भी नहीं होगा कि क्या वर्ड बोला था, आप भूल जाओगे, है ना। नोट करना आपकी जिम्मेदारी होगी, बताना मेरी जिम्मेदारी होगी, फॉलो अप करना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ये मिलकर काम अगर हम करेंगे तो हम ड्रोन बनाना, कंपेनियन कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होता है वो, यहाँ पर हम लोग उस डेमो देखकर, डेमो बनाकर, डेमो उड़ाकर वो सारा काम कर सकते हैं, बट मिलकर करेंगे तो ही पॉसिबल है। मैं अकेला बोलता रहूंगा, आप लोग रिप्लाई नहीं देंगे, वैसा काम नहीं चलने वाला है। इसी वे में मजा आएगा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग रिप्लाई करोगे, तब ऐसे करके वर्कशॉप हमारी सक्सेसफुल हो सकती है। तो क्या हम मिलकर इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को ये बताओ, अभी तक आपने ड्रोन्स कहां कहां देखे हैं? शादी में मोस्ट कॉमन, इसके अलावा? अरे कॉलेज में नहीं, यूज होते हुए कहां देखे ये बताओ मेरे को। ईरान वॉर में, ओहो बहुत बढ़िया टॉपिक है ईरान वॉर वाला, सर ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही दिया था। आपको आपको पता है ईरान ने ईरान का जो $10,000 का जो ड्रोन है ना, वो जाके इधर इसराइल के इन लोगों के टैंक पे 10-10 मिलियन, 20-20, 40-40 मिलियन के टैंक पे जाके डिस्ट्रॉय कर दे रहा है उस टैंक को। कितने कितने $10,000 का ड्रोन, 10 लाख रुपए का ड्रोन कितने करोड़ का नुकसान कर रहा है। ड्रोन तो भाई बहुत डेंजरस है। यूएसए वाले परेशान है, इसराइल परेशान है, ये मान ही नहीं रहा है, ईरान नहीं मानेगा। ड्रोन्स अनलिमिटेड है पावर, उसके बाद ड्रोन्स की जो है ना अनलिमिटेड है। हमारे इंडियन, अगर आप सेल करना चालू करोगे ना इंडियन आर्मी को, आप यकीन मानना मेरे पास अभी वेयर हाउस नहीं है बनाने के लिए ड्रोन्स, मैं ऑर्डर्स ले नहीं सकता हूँ, मेरी एक लिमिट है कि मैं इतने ही ड्रोन्स बना के डिलीवर कर सकता हूँ। सर ने बोला, मेरी भी मजबूरी थी कि मैंने सबको टाइमलाइन दे रखी है कि इस वीकेंड यहाँ पर इनसे मिलना है, इधर वर्कशॉप है, टाइम नहीं मिलेगा अगर आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया। इतना काम है, काम करने के लिए आपको, जिन मैं बता रहा हूँ, कभी कभी वक्त तो ऐसा लगता है कि छोड़ दो भाई अब नहीं चाहिए मनी। और मतलब जब आप काम करोगे ना तो ऐसा करना काम किसी भी फील्ड में आपको लगे कि यार थक गया हूं, आप मतलब ऐसा दिमाग कहने लगे कि हम थक रहे हैं भाई अब नहीं हो पाएगा, तब तो मजा आएगा कि अगले दिन आप कहोगे यार ये अचीव करके तब मजा आता है। तो वो चीज किसी भी फील्ड में, ड्रोन तो हम सीख लेंगे, ड्रोन एक अब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, यहाँ पर कौन कौन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है? एक, बस एक ही है, बाकी सब क्या? मेरे को यहाँ पर मेरे को ये बताओ फाइनल ईयर में कौन कौन है?
ओके, थर्ड ईयर, प्री फाइनल ईयर मतलब, ओके, बाकी लोग सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, फोर्थ सेम, ओके, सिक्स सेम फोर्थ सेम, ओके 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 ओके। तो आप लोगों के लिए तो ड्रोन ऑब्वियसली होने वाला है। मेरे को बस आप एक बात बताओ, शादी के अलावा ड्रोन कहाँ देखे हैं? वॉर में हमने देख लिए, मतलब डिफेंस में देख लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर, उसके अलावा ड्रोन शो, आईपीएल, अरे ड्रोन शो ही हो गया वो, ठीक है। मॉनिटरिंग में, सर्वेलेंस में, अगर आपको क्रॉप मॉनिटरिंग करनी है वहां पर देखे हैं आपने ड्रोन्स। तो मतलब जो अभी तो जो क्लोज एरिया शोज होते हैं ना, जो लाइक इसमें होते हैं, क्लोज एरिया में बेसिकली शो होते हैं, वहां पर भी ड्रोन फोटोग्राफी के लिए यूज हो रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर वाली पीपीटी चल सकती है क्या? पीपीटी स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूं ड्रोन स्टार्ट कैसे हुआ था, ये ड्रोन कॉन्सेप्ट आया कैसे, कोई बताएगा कि ड्रोन सबसे पहले कैसे इंट्रोड्यूस हुआ होगा? पंछी को देखकर, ओके। इसकी एक सैड स्टोरी है, ड्रोन वर्ल्ड कैसे आया, या यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो हुआ क्या था, दो कंट्री आपस में लड़ रही थी, और लड़ते लड़ते जब भी दो कंट्री की लड़ाई होती है तब सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय क्या होते हैं? ट्रूप्स होते हैं, मैन पावर सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है, यस और नो? अभी के टाइम में हम लोग जो वॉर कर रहे हैं ना, वो अनमैन्ड वॉर है, आर्मी पर्सनल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बट तो उस टाइम पर जब वॉर चल रही थी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे थे आर्मी पर्सनल्स, अपना मैन पावर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो एक कंट्री ने किया क्या, उन्होंने हॉट एयर बैलून जैसा कुछ बनाया, उसके अंदर भर दिए बम, एंड जब ये बम भरे उसके अंदर, एक एयर फ्लो के थ्रू सामने वाली आर्मी के ऊपर ले जाकर उस बैलून को छोड़ दिया, एंड वो उस टाइम ब्लास्ट होकर सामने वाली आर्मी को बहुत ज्यादा डैमेज किया उसने। तब पहली बार कॉन्सेप्ट आया, तब सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया हमारा कि एक ऐसा व्हीकल भी बना सकते हैं जो हवा में रहकर अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसकी शुरुआत वैसे ही हुई थी। उसके बाद कीप अपडेटिंग अपडेटिंग अपडेटिंग। आज का टाइम वो है जहां पर हम आप देखेंगे कि मैन पावर से ज्यादा सबसे ज्यादा कौन लड़ रहा है? हमारा एरियल व्हीकल्स ही लड़ रहे हैं। सेम यहाँ पर आपने 10,000 का ड्रोन भेजा, उनकी जो 25 करोड़ की मिसाइल थी एक ड्रोन डिस्ट्रॉय करने में लग गई। कितना नुकसान करा दिया इन लोगों ने यूएसए का और इसराइल का, केवल किस लिए? वो वॉर अब सारी जाकर यहाँ पर पैसों का गेम चल रहा है, वो तो अलग ही चीजें सारी आ गई है। जस्ट अ सेकेंड बच्चों। अच्छा, मैंने अभी तक दो वर्ड्स बोले, एक ड्रोन, बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, एक मैंने वर्ड बोला ड्रोन, एक मैंने वर्ड बोला यूएवी। कोई इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है? ड्रोन और यूएवी में फर्क क्या है? यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एंड ड्रोन्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन यूएवी एंड ड्रोन, कोई भी सोच के बताना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हम एक इमेजिन करेंगे एक बिग सर्कल, वो एक बिग सर्कल को हम नाम देंगे यूएवी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो तभी मैं बता रहा हूं, एक बड़ा सर्कल बनाइए, उसमें लिख दीजिए यूएवी। उस यूएवी के अंदर एक सबसेट बनाइए, एक छोटा सर्कल बनाइए, उसको लिख दीजिए ड्रोन। मतलब जो मेरा ड्रोन है वो एक यूएवी का ही पार्ट है। यूएवी में जितने भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब कोई भी प्लेन जिसके अंदर ह्यूमन ना बैठा हो, ऑब्वियसली ड्रोन के अंदर नहीं बैठा है कोई भी ह्यूमन, तो वो एक यूएवी का तो पार्ट है ही। प्लस यूएवी में और क्या क्या आ गया, गेस करेगा कोई? और क्या क्या आ गया यूएवी में? पेपर प्लेन, पेपर प्लेन सबने बनाया बचपन में,
वो पेपर प्लेन भी यूएवी के अंदर आ गया, फिक्स्ड विंग प्लेन वो भी सारे आपके यूएवी के अंदर आ गए। मतलब कोई भी प्लेन जो कि जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन बैठ के ना चला रहा हो, वो सारे आएंगे हमारे यूएवी के अंदर। समझ गए? ये वाले नोट्स लिख लिया आपने? ये सब काम आएगा, लिखते रहिएगा बच्चों, है ना। जो हमारे अब जो ड्रोन्स होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रोन्स, दे आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रोन्स, दे आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रोन। पहला फिक्स्ड विंग ड्रोन, लिखवा देते हैं, फिक्स्ड विंग ड्रोन। बाकी 3 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के बताओगे आप में से कोई? मल्टी रोटर, ठीक है, लिख लीजिए मल्टी रोटर ड्रोन। ठीक है, चलो आपने लिया तो एक स्टेप बताने के लिए, लिख लीजिए विटॉल ड्रोन्स। विटॉल ड्रोन्स। फिक्स्ड विंग ड्रोन क्या होते हैं, अब हम थोड़ा सा वो समझने वाले हैं। ठीक है, ड्रोन्स कोई भी हमसे पूछेगा कितने टाइप्स के होंगे, बता देंगे हम लोग। 3 टाइप के होते हैं। अब फिक्स्ड विंग ड्रोन क्या होते हैं, पता है किसी को? एनीवन? फिक्स विंग ड्रोन जो होता है ना, जिसका जो विंग्स होता है वो एक एक्यूरेट फिक्स होता है, उसको एक पार्टिसिपेंट, जो नॉन फिक्स ड्रोन होता है ना, जिसका विंग्स हम रोटेट कर सकते हैं, जहाँ पे बीच में अगर कहीं टर्न लेना है उसको, तो वो फिक्स, उसका नॉन फिक्स होगा। जो फिक्स विंग ड्रोन होगा वो पूरा फिक्स रहता है, पूरा स्ट्रेट रहता है, उसको कहीं हिला नहीं सकते। ऑलमोस्ट ठीक है, मैं इसमें ऐड कर देता हूं। जो आपके फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होते हैं ना, आपने एयरप्लेन्स तो देखे होंगे सभी लोगों ने, यस और नो? सब लोगों ने एयरप्लेन्स देखे हैं? उसके अंदर कोई अलग से मोटर्स तो नहीं लगी हुई है, 4 मोटर्स लगी हुई, तो ऐसा तो नहीं देखा है ना? इस टाइप का तो नहीं देखा है ना? वो एयरप्लेन ऐसे तो नहीं देखे है ना किसी ने? सबने देखे हैं। तो वो फिक्स्ड विंग जो ड्रोन्स होते हैं, उसको एक रनवे चाहिए, एक फ्लाई लेने के लिए उसको एक रनवे चाहिए। क्यों? उसके आगे एक रोटर लगा होता है जो कि उसको फ्लाई करने में मदद करता है, बट उसके विंग्स फिक्स्ड रहते हैं और उसको एक रनवे चाहिए। वहीं पे अगर मैं मल्टी रोटर की ड्रोन की बात करूं, वहां पर मल्टीपल मोटर्स लगी होंगी लाइक दिस, इस टाइप के ड्रोन्स। क्या इसको रनवे चाहिए? यहीं से फ्लाई हो जाएगा, बट इसमें एक तो दिक्कत है, और वो मेरे को आप बताओ कि क्या है। फिक्स विंग, अभी देखा था ना कैसा दिख रहा था फिक्स विंग। फिक्स विंग और इसमें लॉस क्या है, मेरे को नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका? क्यों डिस्टेंस क्यों नहीं है ज्यादा? हाँ, नहीं, नो 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 नो, सोचो, रुको मैं फोटो दिखाता हूं, फिर बताना, डिफरेंस तो पता लग जाए। कुछ तो डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या है आगे? क्या है आगे? ये क्या है आगे? प्रोपेलर और मोटर भी है। फिर उसमें कितनी मोटर है? इसमें कितनी मोटर है? बैटरी कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा? करेक्ट, इसमें पावर ज्यादा लगेगी क्योंकि 4 मोटर एक साथ रोटेट हो रही है। उसमें पावर, बट अब इसको रनवे चाहिए, इसको रनवे नहीं चाहिए। इसमें पावर ज्यादा कंज्यूम होगी, और अगर मेरे को जस्ट यहां से मुड़कर जस्ट लेफ्ट शार्प टर्न लेने हैं, मेरे के लिए मल्टी रोटर बहुत यूजफुल है। बट अगर वहीं पे मेरे को लंबी दूरी तय करनी है, या मेरे को बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम चाहिए जब मैं उस ड्रोन का टाइम बढ़ा सकूं, अगर मेरे इस ड्रोन की टाइम मेरा आ रहा है ना 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, इस वाले ड्रोन का वही टाइम आएगा 45 मिनट्स फ्लाइट टाइम, 4 गुना सीधा। क्यों आया वो 4 गुना? केवल इस मोटर की वजह से। ये वाले ड्रोन कॉस्टली बनेंगे, चीप बनेंगे, हम कम पैसों में बन जाएंगे। इसकी किट आपकी अराउंड 12-13,000 में बन के तैयार हो जाएगी, बट इसकी किट आपकी वहीं पर 50,000, 60,000 ऐसे स्टार्ट होगी। समझ पा रहे? क्लियर डिफरेंस? और वो क्यों है वो समझ पा रहे हैं? बट अभी आया हमारा एक थर्ड ड्रोन, जिस क्या नाम लिखा था थर्ड वाले ड्रोन का हमने? विटॉल ड्रोन। कुछ तो खास होगा विटॉल में। एक बच्चे ने विटॉल के साथ एक वर्ड और लगाया था, हाइब्रिड।
हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दोनों का मिक्सचर। और ये थर्ड टाइप वो ही है, वो मिक्सचर ही है मल्टी रोटर का और फिक्स्ड विंग का। होता क्या है, उसके अंदर 5 मोटर्स होती है, 4 अगर मेरे को, क्योंकि मिलिट्री में यही ऑपरेशन तो चाहिए, टाइम ही तो ज्यादा चाहिए मेरे को कि भाई वो जाकर इंडिया से पाकिस्तान में जाके बम गिरा दे, यही चाहते हैं ना हम लोग। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, उसके अंदर 5 मोटर्स हैं। जब लिफ्ट करना है और लैंड करना है, बाकी जो ऊपर की 4 मोटर्स है वो काम करेंगी। वहीं पर अगर मेरे को जब हवा में आने के बाद उस ड्रोन को लेके जाना है, दूरी तय करनी है, फिर कौन सी मोटर वर्क करेगी? फ्रंट मोटर वर्क करेगी या बैकवर्ड मोटर, डिपेंड करता है वो उसका डिजाइन कैसा है। समझ पा रहे हैं विटॉल ड्रोन कैसे होते हैं? ये ड्रोन देखे हैं आप, इसमें 5 मोटर्स नहीं है, इसमें 3 मोटर्स हैं। बट हो क्या रहा है वो देखिएगा। ट्राइकॉप्टर ड्रोन है, जो मल्टी रोटर है ना, मल्टी रोटर की कैटेगरी का ड्रोन है ये। मतलब अगर नॉर्मल रहता तो जैसे ये हवा में जाएगा ना, हवा में जाते ही उड़ेगा इन 3 मोटर्स की मदद से। बट जैसे ही हवा में जाएगा, ये वाली 2 मोटर, सर्वो मोटर, पता है क्या होता है सब लोगों को? सर्वो मोटर पता है ना? यहां पर सर्वो मोटर ही लगी हुई है, यहां पर भी, यहां पर भी। हवा में जाते ही मैं अपने ट्रांसमीटर का टॉगल स्विच होता है, स्विच मैंने ऑन किया, ये मोटर नीचे आ गई। अब ये काम कैसे करेगा? एक फिक्स्ड विंग की तरह काम करेगा। हवा में जाते ही ये फिक्स्ड विंग की तरह काम करेगा और ये फ्लाई कर जाएगा। दिस इज हाउ अ विटॉल ड्रोन लुक लाइक। जरूरी नहीं है उसमें 5 मोटर्स ही हो, 3 मोटर्स का भी होता है, 4 मोटर्स का भी होता है। 4 मोटर्स वाला पता है कैसे काम करता है? उसमें क्या होता है, 2 मोटर तो यहां होंगी, 2 मोटर पीछे होंगी, पीछे वाली 2 मोटर स्टिल रहेंगी। हम जब उड़ना होगा तब तो वो चारों मोटर के बेस पे लैंड और फ्लाई कर जाएगा, टेक ऑफ। बट जब फ्लाई करना होगा, जो आगे वाली 2 मोटर होंगी, उनमें होगा हमारा सर्वो मोटर कनेक्टेड, और वो मेरे स्विच, ट्रांसमीटर के स्विच से कनेक्टेड होंगी। ट्रांसमीटर का स्विच जैसे ही मैंने ऑन करा, हवा में ले जाकर उसकी एक पर्टिकुलर हाइट पर, वो जैसे ही उसने सर्वो डाउन करी और मेरा प्लेन आगे की तरफ मूव करने लगेगा, फिर मैं 2 मोटर्स पर उसको रोटेट करा सकता हूं। समझ गए सभी लोग विटॉल ड्रोन कैसे काम कर रहे हैं? इस ड्रोन में आपको कंपोनेंट्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? एक एक फ्रेम, प्रोपेलर, बीएलडीसी मोटर, फ्लाइट कंट्रोलर दिख रहा है किसी को? ये वाला फ्लाइट कंट्रोलर है क्या? ये वाला फ्लाइट कंट्रोलर है क्या? ये वाला फ्लाइट कंट्रोलर है? ठीक है। ये क्या है पता है? मोटर कंट्रोलर सुनाई दिया मेरे को, हाँ वर्ड ठीक है। इसको एक प्रिसाइज वर्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अब लिख लो सब लोग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट यूज इन ड्रोन। पहला लिखिए फ्रेम, FRAME, फ्रेम। फिर लिखिए BLDC मोटर। फिर लिखिए ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। फिर उसके बाद लिख लिया यहां तक? उसके बाद लिखेंगे फ्लाइट कंट्रोलर। अब एक और चीज हम लोगों ने मिस करी है, दैट इज ट्रांसमीटर रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। फिर लिखेंगे जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? किसने बताया? बढ़िया, सही है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके अलावा आप लिख लीजिए सेफ्टी स्विच। सेफ्टी स्विच। इसके बाद लिखेंगे सभी लोग टेलीमेट्री मॉड्यूल। टेलीमेट्री मॉड्यूल, किसी को पता है टेलीमेट्री मॉड्यूल क्या है? नहीं पता ना, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, इसके अलावा प्रोपेलर्स लिख लीजिए, प्रोपेलर्स। क्या और कुछ हम मिस कर रहे हैं इसमें? बैटरी, सही है, बैटरी के ऊपर डिस्कशन करना है हमें। कैमरा, ठीक है, कैमरा भी लिख लीजिए। हाँ, वायर नहीं, नहीं वायर पे डिस्कशन नहीं करेंगे। सेंसर्स, ठीक है, एक सेंसर टॉपिक भी लिख लीजिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रोन के फ्रेम से। आपको क्या लगता है कि ड्रोन का फ्रेम किस मटेरियल से बना होगा? क्या कार्बन फाइबर किसी ने बोला है क्या? ठीक है, कार्बन फाइबर करेक्ट। एनीवन एल्स? मेटल, ठीक है, मेटल्स के ड्रोन्स भी बनते हैं, करेक्ट। ठीक है, यही ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स हैं। बालसा वुड भी है, उसके लिए अलग ड्रोन्स बनते हैं, लाइट वेट ड्रोन्स बनते हैं। जो हमारी ये वर्कशॉप है ना, ये क्वाड कॉप्टर पे बेसिकली ज्यादा बेस्ड है। क्वाड कॉप्टर जो हमारे ये मल्टी रोटर का एक कैटेगरी है। क्वाड का मतलब पता है ना, 4 मोटर्स। ये हमारी जो वर्कशॉप है मेनली उस पर ही बेस्ड होने वाली है। क्या हमारे कॉलेज में 3D प्रिंटर है या नहीं है? नहीं है ना, ठीक है, मंगाते हैं एक। ये फ्रेम देख रहे हो, ये 3D प्रिंटेड फ्रेम है, PLA मटेरियल का है। पॉलीलैक्टिक एसिड एक मटेरियल आता है, 3D प्रिंटिंग का एक नॉर्मल मटेरियल है। ये जनरेटिव फ्रेम है। जनरेटिव डिजाइनिंग सुना है किसी ने? ठीक है, क्या होता है जनरेटिव डिजाइनिंग, जिसने सुना है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, जनरेटिव डिजाइनिंग होता क्या है समझ लीजिए। अब फ्रेम टॉपिक डाल लीजिए। फ्रेम को हम बाइफरगेट कर रहे हैं, ये सारी बातें ध्यान में रखना। फ्रेम के बारे में हम डिस्कस करना चालू कर चुके हैं। एक एक चीज का नोट बना लो। लास्ट में असेंबल कैसे होता है, इनका मैप कैसे दिखता है, वायरिंग कैसे कहां कनेक्ट होती है, मैं गारंटी लेता हूं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट उसके लिए आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक और बात बता दूं, कोई भी सबसे छोटा ड्रोन हो, क्या तो ये हो, ये 3.5 इंच का ड्रोन है। इससे छोटा दिखाता हूं, 2 मिनट, 1 इंच, इससे भी छोटे ड्रोन्स हैं, को सब फ्लाई होता है। अब एक बात सुनिएगा, इतने छोटे ड्रोन से लेकर इतना बड़ा या एग्रीकल्चरल ड्रोन भी, सब में सेम चीजें यूज होती हैं। मतलब अगर आपने इस वर्कशॉप में सीखा कि ये ड्रोन कैसे बनना है, ये वाला ड्रोन कैसे बना है, तो आप कैपेबल हैं 1 इंच का ड्रोन से लेकर, सिनीवूप ड्रोन से लेकर एक इंडस्ट्रियल लेवल ड्रोन के अंदर क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। कोई भी आपसे पूछेगा कि आप ड्रोन बना सकते हैं, आप खुला कह सकते हैं मैं बना सकता हूं, और हम सीख के ही जाएंगे यहां से। तो हम कर रहे थे डिस्कशन फ्रेम के बारे में। ये जो फ्रेम है ना, फ्रेम नॉर्मली आप देखेंगे इससे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए जाते थे। इंजेक्शन मोल्डिंग तो पता होगा आप लोगों को, जितने में हमारे टॉयज होते हैं, जितने भी आप प्लास्टिक के वैसे देखते हैं ना बने हुए, वो सब इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए जाते हैं। इंडिया के अंदर फ्रेम मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। फिर कोई पूछे इंडिया के अंदर फ्रेम मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मोस्टली फ्रेम हम लोग इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। अब ये जो फ्रेम है ना, हम आ रहे थे एक, हमने एक पॉइंट बोला था, मैंने एक इस फ्रेम के लिए क्या बोला था, जनरेटिव डिजाइन। होता क्या है, जो नॉर्मल फ्रेम मार्केट में अवेलेबल है, उनकी हम पहले क्या करते हैं, उनको 3D डिजाइन करते हैं। किसमें? किसी सॉफ्टवेयर में, या तो वो तक हो सकता है सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स का नाम सुना है? नहीं सुना है। फ्यूजन 360 का नाम सुना है? कितने लोगों ने यूज किया है? कोई नहीं। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम चीजों की 3D इमेज जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज मेरे को 3D इमेज बनानी है इस ग्लास की, मैंने इस ग्लास के लिए सिलेंडर बनाया उसके अंदर, फिर इसकी ये वाली डायमीटर डाली, ऊपर वाली डायमीटर बताई, तो एक एक पैरामीटर डालकर मैंने ये ग्लास 3D में बना लिया सॉफ्टवेयर के अंदर। ताकि क्यों बनाते हैं हम जनरली, लोग डिजाइनर क्यों बनाते हैं ऐसा, कि हम उसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट कर पाए कि एक ग्लास को मैं कितने फोर्स के साथ फेंकूंगा तब टूटेगा, मैं कितना ड्यूरेबल है ये ग्लास। कोई भी मटेरियल अगर मेरे को इसके अंदर फ्यूजन करना है, ग्लास की जगह ये मटेरियल कोई और होता,
फाइबर ग्लास होता या कुछ और होता तो ये ग्लास कितना ड्यूरेबल होता है, ये सारे एक्चुअल मटेरियल बनने से पहले लोग इन 3D सॉफ्टवेयर्स पे ही टेस्ट किया जाता है। तो सेम जनरेटिव डिजाइनिंग क्या होता है, मैंने एक फ्रेम बनाया, 3D डिजाइन क्रिएट करा जो मेरे को ठीक लगता था, फिर मैंने AI के थ्रू उसको अपग्रेड किया। अपग्रेड कैसे किया, अब मेरे को इसका वेट कम करना है। अगर मेरे को कोई भी चीज फ्लाई करनी है ना तो सिंपल रूल है, उसका वेट कम से कम करो और थ्रस्ट बढ़ा दो। थ्रस्ट मतलब जो मोटर जनरेट कर रही है, जो लिफ्ट पावर जनरेट कर रही है, उसे बढ़ा दो। मैंने AI के थ्रू जो फ्रेम बनाया था, AI ने फिर उसको जनरेटिव डिजाइन जनरेट किया, नए नए डिजाइन उसने कैलकुलेट किए, एरोडायनेमिक्स लगाया, तब उसने ये मेरे को फ्रेम दिया। समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं जनरेटिव डिजाइन। फिर मैंने उस डिजाइन को 3D प्रिंटर के थ्रू एक्चुअल वर्ड में निकाल लिया। तो आप देखना, ठीक है, फ्रेम। अच्छा, आप ये देखते रहिएगा फ्रेम। जब हम फ्रेम की बात कर रहे होते हैं ना, हमें दिमाग में 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। क्या क्या चीजें होती है, वो जो भी फ्रेम होता है ना, वो एक ऐसे डिजाइन में होना चाहिए कि जब वो फ्लाई कर रहा हो वो एरोडायनेमिक नेचर होना चाहिए फ्रेम का। पॉइंट लिख लीजिए, इट शुड बी इन अ एरोडायनेमिक नेचर, इट शुड बी इन अ एरोडायनेमिक डिजाइन, इट शुड बी अ एरोडायनेमिक डिजाइन, ऐसा लिख लीजिए, इट शुड बी अ एरोडायनेमिक डिजाइन। एरोडायनेमिक डिजाइन, कोई बता सकता है एरोडायनेमिक डिजाइन का मतलब क्या होता है? करेक्ट, कि वो जब फ्लाई करे उस पे एयर ड्रैग कम से कम लगे, उसे कहते हैं हम वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बनाई गई है। जैसे कि फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स, वो बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। सेम हमारे हो गए मोटर बाइक्स, जो कि हाई रेसिंग बाइक्स हो गई, वो सब में एरोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सेम हो गए हमारे 3D प्रिंटेड फ्रेम्स, ये जो भी ड्रोन फ्रेम्स हो गए, इन सब में हम लोगों को एरोडायनेमिक्स नेचर ध्यान रखना होता है। पता है ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? जो बर्ड्स तो सबने देखी है ना, बर्ड्स के कभी विंग देखे हैं? किस शेप में होते हैं पता है? अब दिख रहा है, बर्ड्स के जो विंग होते हैं ना, वो इसी एयरफॉइल शेप के होते हैं। अब ये एयरफॉइल शेप पता है करती क्या है? जैसे ही जब बर्ड फ्लाई करती है ना, तो हवा, जो इसका ये वाला फेस देख रहे हो आप, इसके डायरेक्शनल हवा टारगेट करती है इसे। अब होगा क्या, जब हवा इसके ऊपर आती है ना, मोस्ट ऑफ द हवा यहां से पास ऑन करती है, और जो स्लो हवा है वो यहां से आती है, जिसकी वजह से एक लिफ्ट जनरेट होता है ऊपर की तरफ। वो हवा जो धीरे चलने वाली है वो ऊपर की तरफ धक्का देती है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारा कोई भी ड्रोन फ्लाई कर पाता है। तो एक वर्ड लिख लीजिए जो आपको कल पढ़ के आना है, मैं पूछूंगा, ये आपको वर्ड क्या लिखना है? एयरफॉइल नेचर, एयरफॉइल नेचर, एयरफॉइल। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रेम के बारे में। अगर हम क्वाडकॉप्टर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 4 आर्म्स होंगे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। 4 मोटर लगेंगे तो इसलिए 4 आर्म है उसके। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये पता है किसी को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है? नहीं पता ना, चलो सब लोग एक बात समझिएगा, मेरे को एक बात का रिप्लाई दीजिएगा जस्ट। मेरे ड्रोन के अंदर मोटर्स कितनी है? 4। बैटरी कितनी है? 4 या 1? एक ही बैटरी से चारों मोटर को कैसे पावर दूंगा? कोई सर्किट बनाना पड़ेगा, उसी सर्किट का नाम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जो ये आपका फ्रेम है ना, उसी के अंदर लिख लीजिए सब हेडिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसको समझेंगे भी, इसको समझेंगे भी। ये एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल है। अब इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पता है हो क्या रहा है? मैंने जो मेरी जो बैटरी थी, वो बैटरी मैंने कनेक्ट करी पॉजिटिव नेगेटिव बोर्ड के एक कॉर्नर पर।
बट वो पॉजिटिव नेगेटिव बोर्ड्स के जितने भी अदर पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं वहां पर पहुंच गई। अब मैं वो सारे मोटर्स के कनेक्शंस मोटर्स नहीं बोलूंगा, अब मैं इस कनेक्शन को बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर के कनेक्शन। मोटर के कनेक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे ड्रोन में 4 मोटर है तो 4 ही इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों 4 है। इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड होता है ना, इसमें मोटर कनेक्ट नहीं होती है, इसमें कनेक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, और 4 होती है इसलिए 4 के लिए है सेम पॉजिटिव नेगेटिव। हमारी जो मोटर है ना जो ड्रोन में यूज हो रही है बहुत स्पेशल मोटर्स है, नॉर्मल मोटर्स नहीं है। चलिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बोर्ड का काम समझ आया? पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम समझ आया? कोई पूछेगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्यों यूज होता है, बता देंगे इजीली। ठीक है, ट्रस्ट कर रहा हूं मैं आप पर, बहुत महंगा ट्रस्ट है। हाँ हाँ सुन लिया मैंने ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले थे बताओ मेरे को, आपने लिखा हुआ है? अरे मोटर ही है, बहुत प्यारा टॉपिक है। जो हमारी मोटर है, कंप्लीट हो गया था ना वो तो। एक देश ने दूसरे देश पर अटैक किया, वो बैलून फूट गया, उनकी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई, कॉन्सेप्ट वहां से आया, वो वही टॉपिक एंड हो गया था। हाँ हाँ बेसिकली ये स्टार्टिंग था कि ड्रोन कैसे, ड्रोन का वर्ड आया आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया। ये जो इंसानी दिमाग है ना सबसे पहले शैतानी में काम करता है, खाली दिमाग शैतान का घर। उन लोगों ने भी यही कहा कि भाई हमारे आर्मी वाले बहुत मर रहे हैं, आप तो भाई ड्रोन भेजेंगे, तब वो कॉन्सेप्ट आया था अनमैन्ड एरियल व्हीकल का। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है ना बीएलडीसी मोटर का, ये केवल ड्रोन इंडस्ट्री से लिंक्ड नहीं है, ड्रोन इंडस्ट्री के अलावा भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये वाला टॉपिक बीएलडीसी मोटर। अच्छा मैं इसको डीसी मोटर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एक्स्ट्रा वर्ड से ऐड कर रहा हूं बीएलडीसी मोटर। इसको कोई समझा सकता है मैंने ये वर्ड क्यों ऐड किया, और बीएलडीसी मोटर और नॉर्मल डीसी मोटर में क्या फर्क है? किसी को पता है ये वाली बात? बीएलडीसी मोटर कम पावर कंज्यूम करता है। सबसे पहले सर थैंक यू सर। बीएलडीसी मोटर जो होता है उसके अंदर होता है कि ब्रशलेस डायरेक्ट मोटर कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मोटर में होता है कि टर्मिनल पे ब्रशेस लगे होते हैं और वो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ब्रशलेस मोटर में होता है कि उसमें जो आर्मेचर होता है को उसमें बाइंडिंग होती है वो तो स्थिर रहता है, और मैग्नेट जो फील्ड चारों तरफ बनता है उससे वो बॉडी उसमें घूमता है, जिससे यहाँ फ्रिक्शन कम होता है और उसका स्केलेबिलिटी और पावर कंज्यूम भी कम करता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक वो चलता भी है। और ब्रशलेस मोटर तो पता ही है, उसमें आर्मेचर घूमेगा, वाइंडिंग खराब होगा, बहुत इसमें झंझट है। ठीक है, एकदम सही जवाब है, तालियां तो बनती हैं। बट कितने लोगों को समझ आया ये बताओ मेरे को? नहीं आया ना, रुको मैं समझाता हूं इसको इजी भाषा में। अब हम डिस्कस करते हैं बीएलडी, बस अब बीएलडीसी मोटर। अब हो क्या रहा था ना, बचपन में हमने जितनी मोटर्स देखी है अभी तक सब में केवल 2 वायर देखे होंगे आपने, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी से कनेक्ट कर दो वो चल जाती है, हाँ या ना? सबने किया है। वो होती थी हमारी नॉर्मल डीसी मोटर। उसके अंदर क्या होता है, कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं चारों साइड। जैसे जैसे मैं अब कनेक्ट करता हूं, मैं उसको पावर देता हूं, प्लस नेगेटिव उसके कनेक्ट करता हूं बैटरी से, वो मोटर रोटेट करने लगती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन ब्रशेस लगते हैं, वो आपस में घिसते हैं, कांटेक्ट में आते हैं तभी घिसते हैं। जैसे जैसे मोटर रोटेट होगी वो कार्बन ब्रशेस घिसते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा वो कार्बन ब्रशेस घिसकर 0 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसी टाइम मोटर काम करना बंद कर देगी। ये थी मेरी नॉर्मल डीसी मोटर जो आज तक हम लोग यूज करते आ रहे थे, फैन में हर जगह डीसी मोटर, गाड़ियों में हर जगह ये यूज करते आ रहे थे, मैं बोल रहा हूं। अब इस चीज को चेंज किया, डीसी मोटर बीएलडीसी, हमने पहले जब ड्रोन बनना स्टार्ट हुए थे ना डीसी मोटर ही यूज कर रहे थे हम लोग। अब एक बात सोचो, मेरा 60-70 हजार रुपए का ड्रोन, मेरी मोटर मैंने लगाई डीसी मोटर, मैंने इतनी हाई आरपीएम पे ये मोटर घूमती है क्योंकि थ्रस्ट जनरेट करना है ना मेरे को, तो इसको एक ड्रोन को उठाना है, मेरे को तो चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट दे। इतनी स्पीड पे घूम रहा है, 1 किलोमीटर मेरा ड्रोन ऊपर है, उसी टाइम कार्बन ब्रशेस अगर खत्म हो गए तो ड्रोन का क्या होगा, गिर जाएगा, है ना? तो वो कंडीशन ना आए, इस चीज का सॉल्यूशन निकला, हम लोग यूज करेंगे ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस मतलब बिल्कुल क्लियर है, इसमें कार्बन ब्रशेस नहीं होते हैं।
सिंपल। अब जी एक सवाल आया, सर कार्बन ब्रशेस नहीं होते तो फिर ये काम कैसे कर रही है? होता क्या है, इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट आया। इसके अंदर जो मैग्नेट, न्यूटोनियम मैग्नेट सुना है? मैग्नेट सुना है आपने सभी लोगों ने? इस मोटर के अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इवन नंबर में 8 10 12 इवन नंबर में अंदर बाहर वाली लेयर पर मैग्नेट्स लगे होते हैं। अंदर आर्मेचर होता है, आउट रनर। जैसे जैसे ही मैं उसको पावर देता हूं ना मोटर को, होता क्या है, अंदर जो आर्मेचर है, बीच वाला स्टेटर जो पार्ट है जो रुका हुआ है, उसमें अल्टरनेटिवली नॉर्थ साउथ बनता रहता है। अब बाहर तो परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। जैसे ही अंदर नॉर्थ साउथ बनेगा, होगा क्या, अंदर साउथ भी है नॉर्थ भी है, तो रिपेल करती है बाहर वाली रिंग। समझ रहे हो क्या हो रहा है? किसी को जिसको नहीं समझ आया हो फिर से बताऊंगा। समझ आ रहा है अभी तक? अंदर वाला जो उसका स्टेटर पार्ट है जो रुका हुआ है, उसके अंदर नॉर्थ साउथ बन रहा है। बाहर परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी लगे हुए हैं नॉर्थ साउथ अल्टरनेटिव पे। जैसे ही वो होगा, अंदर चेंज होगा वो नॉर्थ साउथ, मोटर रोटेट करना चालू हो जाएगी। इस तरीके से ये मेरी मोटर रोटेट कर रही है। ऑब्वियसली मेरे इसके अंदर कार्बन ब्रशेस नहीं है, तो ये मतलब वो कार्बन ब्रशेस आपस में घिस नहीं रहे हैं। हीट कम प्रोड्यूस करेंगे तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? बोलो बच्चों, हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट था मेरा ब्रशलेस मोटर का। बट कोई भी अगर नई चीज आती है तो इसके अंदर, बट किसने बोला द्वारा? ठीक है, तो कोई भी अगर नई चीज आती है उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। मैं डायरेक्टली ये जो मोटर आप देख रहे हो ना, ये मोटर मैं कैसे दिखाऊं, हाँ ये इस मोटर के अंदर नीचे देखोगे ना, इस मोटर की 2 वायर नहीं होती। जो पहले हमारी 2 मोटर में 2 वायर आ रही थी ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इस मोटर में वो वायर 2 नहीं होती हैं, वो 3 वायर होती हैं। मैं दिखाता हूं आपको। मोटर टॉपिक डाल लीजिए, ब्रशलेस मोटर। सब लोग टॉपिक डाल लीजिए, ब्रशलेस मोटर। सब लोग टॉपिक डाल लीजिए, ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर लिख लिया? ड्रॉ कर लीजिए ये डायग्राम, एक हल्का सा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ब्रशलेस डीसी मोटर। यहां पे देख पा रहे हैं कितने वायर है? 3 वायर है। याद है जब हम लोग ये देख रहे थे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मैंने क्या कहा था? मोटर कनेक्ट नहीं होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, क्या कनेक्ट होता है? पंखा बंद हो गया है क्या? एसी बंद हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ बच्चों? अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रशलेस मोटर का दोबारा से। मैंने जब हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पढ़ रहे थे, मैंने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? मोटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? मैंने क्या बोला था उसकी जगह? क्या कनेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर कनेक्ट होता है इंस्टेड ऑफ मोटर। अब इन मोटर्स के साथ एक और दिक्कत है। इन मोटर्स को मैं डायरेक्टली डीसी मोटर की तरह मैं डायरेक्टली नहीं चला सकता हूं। इसके लिए, इस मोटर को रोटेट करने के लिए मेरे को एक पर्टिकुलरली एक दिमाग चाहिए, एक छोटा ब्रेन चाहिए जो कि उसको कंट्रोल करता है। उसी ब्रेन का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। सब लोग जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर लिख रहे हो ना, डायग्राम बनाना जैसा मैं कह रहा हूं। सब लोग ध्यान देना, क्या डायग्राम बनाएंगे? एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के इधर साइड पर 3 वायर निकाल दो। 1 2 3 निकाले वायर 3। लेफ्ट साइड में 2 वायर निकालो, एक रेड, उस वायर को निकाल के लिख दो रेड ऊपर, नीचे लिख दो ब्लू, ब्लैक, नीचे लिख दो ब्लैक। 2 वायर ये निकाल दो, एक साइड 2 वायर, एक साइड 3 वायर। और ये वाले जो 3 वायर बीच में दिखाई दे रहे हैं ना छोटे से, इनको केवल बहुत पतली पतली 3 लाइन खींच के छोड़ दो। इनको मैं बाद में समझाऊंगा ये क्या है, इनको हम बाद में समझने वाले हैं। मैं हाथ आपको कनेक्शन भी दिमाग में डालता जा रहा हूं कि ये कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और वायरिंग कैसे होने वाली है, आप समझ जाओगे।
यहां जो ये 3 दिखाई दे रहे हैं, यहां क्या कनेक्ट होगा? 1 2 3 मोटर्स, 3 वायर मोटर्स में ही थे, हाँ या ना? सवाल आया सर कौन सा वायर मोटर का कहां कनेक्ट होगा? आया मन में? कहीं भी मोटर के वायर तीनों, कहीं भी तीनों में से कहीं भी सोल्डर कर दो अलग अलग। अब ये मत करना 2 मोटर के वायर एक कनेक्टर पे जोड़ दिए, मोटर तो फूकेगी, एसी भी फूकेगी, ड्रोन भी फूकेगा, ये काम मत करना। तीनों मोटर्स के वायर्स अलग अलग फिट कर देना, हो गया। बाकी बचे फिर ये वाला, ये वाले 2, ये कहां फिट करोगे? बोलो बोलो। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, गधो उससे बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट मत कर देना। एक ही बैटरी को, एक ही एसी को पावर दोगे क्या? फिक्स विंग नहीं बना रहे हम लोग, समझ रहे हो? हाँ या ना? फ्लाइट, इसको हम करेक्ट करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को। अपने रेफरेंस के लिए डायग्राम बनाते चलना, दिमाग में क्लियर रखना कि कैसे कनेक्ट हुआ है। अभी समझ आया सभी लोगों को मोटर कैसे कनेक्ट हो रही है एसी के साथ, हाँ या ना? किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले, क्योंकि बाद में और कंफ्यूजन बढ़ेगा। कोई भी बच्चे को कंफ्यूजन है, हाँ या ना? क्वेश्चन पूछ लो बच्चों, लास्ट में सब कुछ गोला बट्टा जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाएगा अगर अभी नहीं पूछा तो। सबको क्लियर है ना कि कैसे एसी और मोटर कनेक्ट हो रही है? किसी को नींद आ रही है? खड़े हो जाओ सारे, मेरे को लग रहा आ रही है। खड़े हो जाओ, सबसे जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे मैं खड़ा हूं, तुम लोगों को खड़ा क्यों नहीं करूंगा? इतनी देर हो गई मेरे को खड़े हुए, किसी ने कहा नहीं सर बैठ जाओ। मेरे को पीछे दिख रहा है ये जो बच्चे बैठे हैं ना, खड़े हो जाओ पहले, हाथ मत खड़े करो, रुक जाओ, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बाल को बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलो बढ़िया, जल्दी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये लड़कियां रह रही हैं, सब खड़े हो जाओ वरना मैं पिटाऊंगा ही नहीं। यही करते रहेंगे हम लोग, बहुत टाइम है, 3 दिन हमारे पास। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। होपफुली सबकी नींद खत्म हो गई होगी, जिसको आ भी रही है। अब नहीं बिठाओ, अब नहीं खड़ा करूंगा, बैठ जाओ, हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो। अब खड़े होना नहीं है, बैठे रहो। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सब लोग एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मोटर और एसी कैसे कनेक्ट हो रहे हैं समझ लो दोबारा। एसी में एक साइड होते हैं 3 टर्मिनल। लास्ट आपका डिस्कशन अब एंड हो जाए, हम लोगों ने देखो मस्ती भी करते रहेंगे, क्लास भी करते रहेंगे, ताकि हमें सब आ जाए। मेरा गोल ये है कि अगर मैंने यहां पर 60% बच्चे, 60 भी छोड़ो, 30% बच्चों को भी मेरा ड्रोन आ गया ना कि कैसे क्या कंपोनेंट कनेक्ट हो रहे हैं, मेरा काम हो गया। मगर अगर 100% आ गया तो भाई वर्कशॉप सक्सेसफुल हो गई। एक कॉलेज जो कि आपसे विदाउट फीस लिए आपको ये वर्कशॉप दे रहा है, बहुत आभार मानना, जेन्युइन बता रहा हूं, बहुत आभार मानना। इसी वर्कशॉप के पर पर्सन 2500, 4000, 6000, 25,000 रुपए भी हम लोगों ने लिए है। याद रखना ये वाली बात, अगर आपको ये चीज फ्री में मिल रही है ना, उसको यूटिलाइज कर लेना। मेरे पास एज अ टीचर आपको देने के लिए बहुत नॉलेज है। आपके पास, आपको ग्रैब करना पड़ेगा, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, तभी आप उसको इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे। ऐसे अगर आप बात करते रहेंगे तो फिर नहीं होगा। एक ईएससी है, ईएससी के अंदर राइट साइड में 3 टर्मिनल होते हैं बच्चों, इधर साइड 3 टर्मिनल होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं मोटर से। एक डायग्राम बना लेना ताकि आपके रेफरेंस के लिए एक मेन डायग्राम बना लेना, जहां पर आप एक सारे कनेक्शंस लिखते रहो। इधर साइड वाले 3 जो होते हैं वो कनेक्ट होंगे मेरी मोटर से, मोटर कनेक्ट हो गई ईएससी से, है ना? ऐसे 4 मोटर 4 ईएससी से कनेक्ट हो गई। अब आते हैं इधर साइड, ये 2 वायर हैं, एक रेड और एक ब्लैक। रेड वाली वायर होती है पॉजिटिव, ब्लैक वाली वायर होती है नेगेटिव। ये पता है? नहीं पता है तो अब ध्यान रखना। रेड वायर मतलब पॉजिटिव, ब्लैक वायर मतलब नेगेटिव। अगर कहीं भी उल्टा सीधा किया तो मोटर फूकेगी या तो एसी फूकेगी, नहीं करना है। जो हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखा था, वहां पर भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा देखा था।
सेम जो हमारी बैटरी होती है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है। आपने जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, कनेक्ट किया, तो हमारी ईएससी कनेक्ट हो गई पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने कनेक्ट कर लिया बैटरी से, यस और नो? चारों मोटर तक मेरी पावर पहुंच गई, हाँ या ना? बट मोटर तक पावर तो पहुंच गई, मोटर के पास पावर है, बट अभी उसको पता नहीं है क्या काम करना है। ऐसा कुछ हमने कनेक्ट किया जिससे पता लगा मोटर को कि कैसे क्या काम करना है, कब हाई पावर जाना है, कब लो पावर करना है। ऐसा किया कभी? नहीं किया। अब समझना, ये वाला जो 3 वायर छुड़वाए थे ना मैंने, ये वायर वही काम कर रहे हैं। इन वायरिंग का काम समझना, ये 3 वायर हैं, इन 3 वायरों को पे एक छोटा सर्कल बनाओ, बाहर ले जाके एक बड़ा सर्कल बना लो। छोटा सर्कल, उसको बाहर ले जाके एक बड़ा सर्कल बना लो, इजी रहेगा समझने के लिए, आपके लिए। मेरे को आता है। जब बड़ा सर्कल बनाया उसमें लिखो 3 वायर का, 3 वायर में से पहला वायर लिखो सिग्नल वायर, पहला वायर लिखो सिग्नल वायर, सिग्नल वायर लिख लिया। सेकंड वायर लिखो 5 वोल्ट वायर, 5 वोल्ट, वी बना दो वायर, 5V वायर। थर्ड वायर को लिखना ग्राउंड वायर, ग्राउंड, GND आप लिख सकते हैं, ग्राउंड वायर। अब आप समझना इस चीज को बहुत आराम से, ये जो सिग्नल, ये जो 3 वायर हमने बताए ना ईएससी के अंदर, ये छोटे छोटे 3 वायर जो आए, ये पता है कहां कनेक्ट होते हैं? मेरे ड्रोन के मेन ब्रेन के अंदर। मेरे ड्रोन का मेन ब्रेन क्या है? फ्लाइट कंट्रोलर। मेरे ड्रोन का मेन ब्रेन क्या है? फ्लाइट कंट्रोलर। ये 3 वायर ही छोटे से जो होते ना, ये फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर कनेक्ट हुए। इनका काम क्या क्या है? सिग्नल वायर के ब्रैकेट में लिख दो काम, वर्क क्या है इसका? टू गेट, बेसिकली इससे वो कह रहा है, जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है ना, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तू लिख लो, टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फ्लाइट कंट्रोलर, टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फ्लाइट कंट्रोलर। अब ये समझ आ गया कि मेरी मोटर को इंस्ट्रक्शन का ईएससी को मिल रहा है, बेसिकली ईएससी पास ऑन करके उस कैलकुलेट करके किसको कन्वर्ट कर देगी? मोटर को कन्वे कर देगी, मोटर को। बट जो मेन ब्रेन था ड्रोन का, उसने किसको बोला पहले काम करने के लिए? सिग्नल वायर को, ईएससी की सिग्नल वायर को, यस और नो? ड्रोन ने, जो ब्रेन था, उसने बोला सिग्नल वायर को। अब सिग्नल वायर का तो काम हो गया। अब आपने मेरे से पूछा सर सिग्नल वायर का तो काम हो गया, तो ये फालतू की 2 वायर क्यों है, ग्राउंड और ये 5 वोल्ट वायर? इसका काम समझना, जो मेरा फ्लाइट कंट्रोलर है ना, फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है, आर्डिनो सुना है? आर्डिनो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है? आर्डिनो 5 वोल्ट पर। अगर ज्यादा वोल्ट दोगे तो क्या होगा? ऐसे ही सेम मेरा जो फ्लाइट कंट्रोलर है ना ड्रोन का, वो भी 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अगर मैंने इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? सीधे ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं इस फ्लाइट कंट्रोलर को डायरेक्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पावर नहीं दे सकता हूं। क्लियर हो रही है बातें? इसीलिए मोस्ट ऑफ द ईएससी में ये 3 वायर होते हैं, एक ग्राउंड, एक 5 वोल्ट और एक सिग्नल। ग्राउंड और 5 वोल्ट एक ईएससी में होता है ताकि वो फ्लाइट कंट्रोलर को पावर दे दे, 5 वोल्ट दे दे, ताकि वो ऑन हो जाए। समझ रहे हो? अब कोई मेरे से ये सवाल पूछ सकता है, सर हमारे पास तो 4 ईएससी हैं, 4 ईएससी में से क्या अगर हम एक का ही 5 वोल्ट और ग्राउंड लगाएंगे, बाकी 3 ईएससी के वायर कट कर देंगे तीनों, तो हमारा ड्रोन चलेगा? तो आंसर है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? यही काम। अब इसीलिए क्या होता है, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला जो हमारे ये ड्रोन के अंदर ये जो ईएससी के अंदर 3 वायर है, सिग्नल वायर का तो पार्ट क्लियर है ना? हमारा आया ये 5 वोल्ट और ग्राउंड का। जो ये 5 वोल्ट है, अगर मैं इस 5 वोल्ट को ड्रोन में क्यों देता हूं फ्लाइट कंट्रोलर को? ताकि वो ऑन हो सके। अगर एक ईएससी से मैंने वो 5 वोल्ट दे दिया है, बाकी 3 ईएससी का मैं अगर 5 वोल्ट और ग्राउंड कट कर दूं, तो भी क्या ड्रोन वर्क करेगा? तो मैं कह रहा हूं हाँ वर्क करेगा, वो ऑन होगा। समझ पा रहे हो वाली बात? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब कभी भी ये कंफ्यूज मत होना
ईएससी के अंदर एक पॉइंट लिख लो, एक जो आपने छोटा सा सर्कल बनाया था फिर एक बड़ा सर्कल बनाया, यस और नो, उसी छोटे सर्कल से एक और नीचे लाओ लाइन और एक और सर्कल बनाओ, एक लाइन नीचे लाकर एक और सर्कल बनाओ, उसमें दो वायर लिखो, एक सिग्नल और ग्राउंड, दो वायर बनाओ उसके उस बड़े सर्कल के अंदर, सिग्नल और ग्राउंड बना लिए सभी लोगों ने। अब मैंने इसमें 5 वोल्ट क्यों नहीं बनवाया, सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा इसमें क्या डिफरेंस है 5 वोल्ट नहीं बनवाया। मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी ईएससी जब देखोगे ना आप, जब हायर ग्रेड्स में जाओगे, देखा है कभी आपने नोटिस किया होगा, जितनी ज्यादा लग्जरी गाड़ियों में आप जाओगे बेसिकली हर एक चीज का अलग से पैसा देना पड़ेगा आपको, हाँ या ना, हर एक चीज वो अपनी एक पर्टिकुलर चीज में आपको 110% दे देगी। सेम ईएससी में ये 5 वोल्ट जो होता है ना, जो बेसिक ईएससी आती है उसमें तो वो कन्वर्टर बना के देते हैं, जो बढ़िया ईएससी होती है उनमें वो कन्वर्टर नहीं होता है, तो वो ईएससी केवल सिग्नल लेने का काम कर रही है, फ्लाइट कंट्रोलर को ऑन करने का उसका काम नहीं है। बोलती है भाई मेरा झंझट नहीं है, तू अपने आप देख तेरा पावर कहां से आएगा, मेरे को तो तू बता दे काम क्या करना है, समझ रहे हो, उसके अंदर वो 5 वोल्ट वाला झंझट नहीं है, समझ गए। तो अब उस केस में फिर आपको क्वेश्चन आएगा, सर अगर मेरे फ्लाइट कंट्रोलर के पास 5 वोल्ट पहुंचा ही नहीं तो मेरा फ्लाइट कंट्रोलर ऑन कैसे होगा, हाँ या ना, ये वाला सवाल आया। उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे हम दोबारा जाते हैं, इसका सवाल हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास। अब मेरा पॉइंट समझो, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो पोर्ट थे वो केवल 4 थे, क्या ज्यादा थे या कम थे या केवल 4 थे, ये बताओ मेरे को, ज्यादा थे। अब होता क्या है उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें जो ज्यादा पोर्ट्स है इसलिए दिए गए हैं, हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिनमें हमें 5 वोल्ट चाहिए होता है, बट बैटरी से तो मेरी ज्यादा वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट आ रही है, किसी केस में 24 वोल्ट आ रही है। मैं एक बक कन्वर्टर पता है क्या होता है, बक कन्वर्टर का काम होता है हाई वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना। जो छोटी ईएससी थी, जो बेसिक ईएससी थी, उसके अंदर वो बक कन्वर्टर पहले से उस सर्किट में इंटीग्रेटेड था, बट अभी हमने क्या किया, एक अलग से एक प्रीमियम क्वालिटी का बक कन्वर्टर लगाया ताकि उस फ्लाइट कंट्रोलर को वो पावर अलग से मिल सके। अब ये जो ईएससी है ना, ये वाली जो इस ड्रोन के अंदर लगी हुई है, इसके अंदर 3 वायर है, रेड व्हाइट और ब्लैक। ब्लैक क्या है, नेगेटिव, रेड वाली वायर क्या है, पॉजिटिव, और व्हाइट वाली वायर सिग्नल वायर है। इसीलिए मेरे को अलग से बक कन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इस चीज का पता है क्या फायदा है, जब भी हम नोट्स लिखते रहना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक नोट में बता रहा हूं, जनरली चाहे ईएससी में +5 वोल्ट हो या ईएससी में +5 वोल्ट ना हो, हम लोग बक कन्वर्टर कनेक्ट करना हमारे लिए एक प्लस है। टू कनेक्ट अ बक कन्वर्टर, टू कनेक्ट अ बक कन्वर्टर, to connect a bug converter in drone, to connect a bug converter in drone is always a plus point, is always a plus point, is always a plus point। अब मैंने पता ये क्यों बोला, इसका समझना आंसर मैंने ऐसा क्यों बोला है, जब भी हम बक कन्वर्टर लगाते हैं ड्रोन के अंदर फायदा ये होता है, कभी जब मिड फ्लाइट होता है ना, तो ड्रोन बार बार सिग्नल भेज रहा है ईएससी को, ईएससी फिर 5 वोल्ट बक कन्वर्टर के साथ फ्लाइट कंट्रोलर को भेज रहा है। उस केस में कभी कभार सिग्नल की फ्लक्चुएशन इतनी होती है, वो ईएससी कभी मेल फंक्शन कर गई तो कुछ हायर वोल्टेज या लोअर वोल्टेज जा सकती है, हाँ या ना, हो सकता है वाला काम। इसी वजह से मैं एक बक कन्वर्टर अलग से कन्वर्ट करता हूं, अलग से लगाता हूं ड्रोन में, कि भाई तू ईएससी से पावर मत ले, अगर ईएससी में वो रेड वायर है भी तो मैं पर्टिकुलर वो रेड वायर कट कर देता हूं, 5 वोल्ट कट कर देता हूं, उसको पावर देता हूं बक कन्वर्टर से, ताकि उसको एक स्टेबल 5 वोल्ट मिलती रहे और मेरे को उसका मतलब ये जो ईएससी की तरफ से माल फंक्शन हो रहा था वो ना हो। अब ये जो ड्रोन है ना, जो हमने फर्स्ट वर्जन बनाया था, एक बेसिक वर्जन जो बनाया था, इसमें वो बक कन्वर्टर नहीं है। अगर आपके ड्रोन के अंदर बक कन्वर्टर नहीं होगा, लिखो इफ देयर इज नो बक कन्वर्टर, इफ देयर इज नो बक कन्वर्टर,
इफ देर इज नो बक कन्वर्टर, ड्रोन MAY में स्ट्रगल, ड्रोन में स्ट्रगल, ड्रोन में स्ट्रगल इन स्टेबलाइजेशन, ड्रोन में स्ट्रगल इन स्टेबलाइजेशन। समझ गए क्या क्या हो रहा है? ड्रोन में स्टेबलाइजेशन का क्यों दिक्कत आएगा? क्योंकि उस केस में हमारे साथ क्या हो रहा होगा कि अगर वो कनेक्शन बार बार छूटा, फ्लाइट कंट्रोलर बार बार मोटर को कैसी फ्लक्चुएशन की वजह से मोटर के पास वो प्रॉपर सिग्नल नहीं जा पा रहे होंगे क्योंकि फ्लाइट कंट्रोलर बार बार बंद हो रहा है, तो उस केस में स्टेबलाइजेशन का ड्रोन में इशू आता है। समझ गए? ठीक है, हमने ESC डिस्कस कर लिया, हमने मोटर के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक बताओ, फ्लाइट कंट्रोलर डिस्कस करें। एक काम करो, फ्लाइट कंट्रोलर डिस्कस करने से पहले नया टॉपिक डालो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पहले हम GPS समझते हैं। ब्रेन, जब तक हम ये सारे कंपोनेंट निपटेंगे ना, ब्रेन आपको समझ आ चुका होगा, आई एम श्योर। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS समझने के बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है? टॉपिक लिख लिया सब लोगों ने, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ड्रोन का, लास्ट प्लीज। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रोन का। क्यों? समझना, मेरे ड्रोन, मैंने एक कॉस्ट बनाया ड्रोन को बनाने में 70-60,000, ठीक है? मैं उसको फ्लाई कर रहा था, फ्लाई करते करते पता लगा मेरे ड्रोन मेरे रिमोट से कंट्रोल नहीं हो रहा है। इट मे बी, क्यों आया ये इशू? रिसीवर में कुछ एरर आ गया, विंड का कुछ ऐसा कनेक्शन आया, मेरा कुछ ऐसा, किसी में उसके आसपास उड़ा रहा था, सिग्नल जैमिंग यूनिट थी कुछ वहां पर, या कोई आर्मी का ऐसा एरिया था, या कुछ तो कह सकते हैं ये जो मोबाइल टावर्स होते हैं ना, उसके अंदर भी ऐसी, जब उनके आसपास आप ड्रोन उड़ाओगे तो ड्रोन गुम होने के चांसेस होते हैं। तो उस केस में आपका GPS आपका वो भगवान बनेगा कि ड्रोन को लाकर भाई जहां से उड़ाया था वहीं पे वापस आ जाए। वो काम करेगा GPS करेगा क्या? अगर ड्रोन फ्लाई करते हुए 2-3 कंडीशन हो सकती है। मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूं, फ्लाई करते करते मैं ड्रोन को लेकर गया 2 किलोमीटर, और मेरे ड्रोन को पता लगा कि भाई तू 2 किलोमीटर लेके तो चला गया, इसके पास 2 किलोमीटर वापस आने की बैटरी बची ही नहीं है। उस केस में क्या होगा? ड्रोन के अंदर एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो आप सेटअप करेंगे, कल हम देखने वाले हैं वो लिस्ट। वो प्रायोरिटी लिस्ट में आपको बताना होता है कि अगर हमारी बैटरी लो हुई ड्रोन की तो क्या होगा ड्रोन के साथ। अगर बैटरी लो है और ड्रोन एक पाथवे पे, जहां से ड्रोन फ्लाई हुआ था वहां से वापस नहीं आ सकता है, तो ड्रोन के अंदर प्रायोरिटी सेट होगी कि वो कैसे भी करके लैंड कर जाए। क्योंकि अगर वो बैटरी हवा में खत्म हो गई तो ड्रोन क्रैश करेगा, नुकसान हो जाएगा, वो लैंड कर जाए। अगर ड्रोन के पास इतनी सिग्नल लॉस्ट हो गया है, ड्रोन के पास इतनी बैटरी है कि वो वापस आ जाए जहां से वो फ्लाई हुआ था, तो वो क्या करेगा? वापस आने का ट्राई करेगा। GPS जब फ्लाई होता है ना, उसी जगह की XYZ कोऑर्डिनेट्स ले लेता है। समझे XYZ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर मेरा ड्रोन यहां से फ्लाई किया है, अब GPS के अंदर भी टाइप्स होते हैं, RTK, एक पॉइंट लिख लेना, इसके बारे में कल सर्च करके लाना, RTK GPS, RTK GPS, इसके बारे में सर्च करके आना, कल पूछूंगा, ठीक है? अब RTK GPS बेसिकली GPS के अंदर होता क्या है? इतनी GPS बहुत टाइप के अवेलेबल है, बट इतनी प्रिसीजन की भी GPS अवेलेबल है इंडियन मार्केट में या ऑल ओवर वर्ल्ड कि अगर मेरा ड्रोन यहां से फ्लाई किया है ना, 3 सेंटीमीटर के गैप में लैंड होगा। मतलब यहां से फ्लाई हुआ है तो 3 सेंटीमीटर का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 0 पर लाइक उसके ड्रोन्स GPS अवेलेबल है। समझ रहे हो GPS का कितना बड़ा रोल है? ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के साथ मैं आपको जैमिंग वाला टॉपिक समझाऊंगा कि जैमिंग, ड्रोन जैमिंग क्या है, कैसे हो रही है, और ट्रांसमीटर रिसीवर का इसमें क्या रोल है।
ट्रांसमीटर रिसीवर लिख लिया। ट्रांसमीटर रिसीवर ऐसे समझो, एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है, दोनों हिंदी में बात कर रहे हैं, दोनों को हिंदी आती है, तो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर पाएंगे, हाँ या ना? एक को हिंदी, एक ने बोला स्पेनिश में, अब उसको, एक बंदे को स्पेनिश भी आती थी, इसको नहीं आती, इसने बोला स्पेनिश में, क्या वो समझ पाएगा? दूसरा बंदा नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही ट्रांसमीटर रिसीवर जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के ट्रांसमीटर रिसीवर अवेलेबल है। और ट्रांसमीटर रिसीवर की लैंग्वेज जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल के मार्केट में ट्रांसमीटर रिसीवर अवेलेबल हैं। जब भी मैं ट्रांसमीटर रिसीवर चूज करूंगा, मेरे को यह पता होना चाहिए कि ये दोनों सेम है। अब लिख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आर देयर, different type of protocols, different types of protocols, different types of protocols are there in transmitter and receiver. Different type of protocols are there in transmitter and receiver, such as ELRS, पहला लिखेंगे ELRS, लिख लिया। PPM, PWM, थर्ड लिखिए PWM, लिख लिया। कि तीन अलग अलग सैंपल इतनी काफी है आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा आप मार्केट में अब इतना ज्यादा नहीं मिलेंगी अब आपको। बाकी पुराने प्रोटोकॉल्स थे, ASD करके भी आते हैं, बट वो काम के नहीं है। मेन जो मार्केट में मिलेंगे वो आपको यही मिलेंगे। अब अलग अलग जो ट्रांसमीटर रिसीवर आते हैं ना मार्केट में, वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे, इन्हीं लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं। कंपनियां क्या करती हैं? कंपनी ट्रांसमीटर रिसीवर बनाती हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, किसी बंदे ने बनाए हुए हैं, उन प्रोटोकॉल्स को उठाकर अपने सिस्टम में यूज कर लेते हैं। जैसे ELRS है, वो ओपन प्रोटोकॉल है, कोई भी अपना ट्रांसमीटर रिसीवर बनाएगा। मेरा यश नाम की कंपनी है, मैंने यश नाम का ट्रांसमीटर बना दिया, यश नाम का रिसीवर बना दिया। ओपन सोर्स वो था सॉफ्टवेयर, ये वाला हमारा ELRS मैंने यूज कर लिया, मैंने वो बना के मार्केट में बेचना चालू कर दिया। समझ रहे हो क्या है ये प्रोटोकॉल, क्या है ये लैंग्वेज, कैसे रिसीवर सेलेक्ट करना है, कैसे ट्रांसमीटर सेलेक्ट करना है, हाँ या ना? हाँ या ना? ट्रांसमीटर रिसीवर समझ आ गया। नॉर्मली ELRS बहुत अच्छा है, मतलब अगर हम सेलेक्ट करें FPV रेसिंग प्रिसाइज करना है, मैं बहुत ज्यादा, मैं ELRS यूज करता हूँ। अगर नॉर्मल एक अच्छा मतलब एक स्टेबल ड्रोन बनाना है, एक नॉर्मल फ्लाइंग के लिए बनाना है, तब मैं PPM यूज करता हूँ। PWM अब आज के टाइम में वो यूज नहीं होता है, थोड़ा ओल्ड हो गया है। अब PWM सिग्नल वाला ट्रांसमीटर रिसीवर यूज नहीं होते हैं। अब जनरली क्या यूज होते हैं? ELRS और PPM। लिख लो ये वाली बात, PPM एंड ELRS मॉडर्न प्रोटोकॉल्स, PPM एंड ELRS मॉडर्न प्रोटोकॉल, और हमारा PWM ये हमारा ओल्डर प्रोटोकॉल। लिख लिया सभी लोगों ने? तो जब हम ये लिख रहे थे PPM और PWM, अब आप समझना ट्रांसमीटर कहां होता है, ड्रोन पर या जो ड्रोन कंट्रोल कर रहा है उसके पास? जो कंट्रोल कर रहा है उसके पास। मेरे पास ट्रांसमीटर है। रिसीवर कहां होता है? ड्रोन के अंदर। अब कनेक्शन समझे? ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्ट है, ये कैसा कनेक्ट, वायर्ड है या वायरलेस है? वायरलेस है जी, ये हमें पता है। अब ये जो रिसीवर है, ये कहां कनेक्टेड है ड्रोन के अंदर? किससे कनेक्टेड है? सोचो। फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। अब हो क्या रहा है वो समझना। मैं ये वाला फ्लाइट कंट्रोलर से कैसे कनेक्टेड है ये हम बाद में समझेंगे, क्योंकि हर एक फ्लाइट कंट्रोलर से अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तो वो वाला पार्ट हम, बहुत इजी पार्ट है, एक गूगल शीट आती है, वो आप देखोगे आपको पता लग जाएगा ये वाला रिसीवर है तो कैसे कनेक्ट हो रहा है फ्लाइट कंट्रोलर में। ज्यादा हार्ड नहीं है, वो वाला आप समझ लो कि वायर कनेक्ट हो गया।
अब समझो हो क्या रहा है, मैं अब पूरी चेन जोड़ने वाला हूं। मैंने ट्रांसमीटर से सिग्नल दिया ड्रोन को अबव जाने का। ट्रांसमीटर मतलब मैंने रिमोट को कहा, मैंने इस रिमोट से बोला कि भाई ऊपर जाओ, ये वाला। जैसे ही मैंने ये अबव किया, अब होगा क्या, जैसे ही अबव मैंने किया, तो जैसे ही मैंने अबव किया, वो भेजेगा सिग्नल किसको, वो भेजेगा रिसीवर को। यस और नो? जैसे ही रिसीवर को वो सिग्नल मिला, सिग्नल ने, रिसीवर ने किसको, वायर के थ्रू किसको भेजा, फ्लाइट कंट्रोलर को। हाँ या ना? फ्लाइट कंट्रोलर अब किसको भेजेगा, मोटर को डायरेक्ट भेज देगा या कोई और बीच में है? ईएससी को कैसे भेज रहा था, हमने लिखा था सिग्नल वायर। आप समझे हो क्या रहा है? ट्रांसमीटर ने भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने बताया फ्लाइट कंट्रोलर को जो हमारा ब्रेन था, ब्रेन ने किसको बोला, ईएससी को, और ईएससी ने किसको बता दिया, मोटर को। हाँ या ना? सर्किट कंप्लीट हो गया, समझ आ गया? मैंने ट्रांसमीटर से सिग्नल, मैं ट्रांसमीटर की जॉयस्टिक हिला रहा हूं। हाँ या ना? एक और बात ऐड ऑन करता हूं, इन जॉयस्टिक को मेरे को आप बताना कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं इस वाली जॉयस्टिक को, अप डाउन लेफ्ट राइट। हाँ या ना? ये मूवमेंट एक, ये अप डाउन वाली एक मूवमेंट है ना, ये दूसरी डायरेक्शन। हाँ या ना? सेम इधर अप डाउन लेफ्ट राइट। हाँ या ना? 4 डायरेक्शन हो गई कुल मिलाकर। इनको बोलते हैं 4 चैनल, CHANNEL चैनल। अब इनका, इन चैनल समझ गए, ये 4 चैनल है। ट्रांसमीटर रिसीवर टॉपिक लिखा हुआ है ना, तो ये लिखो 4 दे आर 4 चैनल, लिखो, अभी समझ आना चालू होगा। देयर आर 4 चैनल, देयर आर, इसको अपडेट करना, देयर आर मिनिमम 4 चैनल, देयर आर मिनिमम 4 चैनल। अब वो 4 चैनल कौन कौन से हैं वो लिखेंगे हम लोग। पहला चैनल है थ्रॉटल, 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 THROTHEL, थ्रॉटल, थ्रॉटल। थ्रॉटल का मतलब पता है क्या हो रहा है? ड्रोन, अगर मैंने थ्रॉटल वाले चैनल को अप डाउन करेंगे तो क्या होगा, ड्रोन अप एंड डाउन जाएगा। थ्रॉटल का काम है ड्रोन को अप लेके जाना या ड्रोन को लैंड करना। समझ गए? दूसरा लिखो पिच, पिच, PITCH, पिच, पिच। पिच के बाद लिखो रोल, ROLL, सॉरी, ROLE, रोल। तुम्हारे चक्कर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। रोल लिखा, रोल। फिर लिखो यॉ, YAW, यॉ। ड्रोन के अंदर ये 4 चैनल मिनिमम होंगे ही होंगे। ड्रोन के अंदर ये 4 चैनल मिनिमम होंगे होंगे। क्या क्या है बोलो एक बार। 1 सेकेंड, सब साथ में बोलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। थ्रॉटल का काम हमने देख लिया, अप एंड डाउन। अब हम समझेंगे यॉ मोशन को। पिच, चलो पिच समझते हैं। ये जो मेरा फ्लाइट कंट्रोलर है ना, इस पे एक एरो देख रहे हो, एक एरो बना हुआ है व्हाइट कलर का, पीछे तक आ रहा हूं मैं। व्हाइट कलर का एरो दिखाई दे रहा है? अरे दिखेगा, मैं बता रहा हूं है, नहीं दिख रहा तो मान लो है। ठीक है, चलो अब ये नुमाइश बंद करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नहीं दिखा रहा मैं। रुक जाओ, अब मैं बताता हूं। एरो बेसिकली पता है फ्लाइट कंट्रोलर में क्यों होता है, इसको समझना। एरो बताता है मेरे जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका फॉरवर्ड है, समझ रहे हो? क्योंकि इसको मैंने हॉरिजॉन्टली रखा है, तो ये बताएगा इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है। पिच का मतलब होता है फॉरवर्ड जाना या बैकवर्ड जाना। पिच के आगे लिख लो पिच फॉरवर्ड एंड पिच बैकवर्ड, इजीली समझोगे।
पिच फॉरवर्ड, पिच बैकवर्ड। जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, अच्छा एक और बात मैंने बताई ही नहीं आपको, सर ने बताया ऑब्वियसली आपको कि मैं डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट हूँ। एक और चीज उसमें लास्ट ईयर नहीं इसी ईयर, लास्ट ईयर एक और चीज उसमें अपडेट हुई है। ड्रोन पायलट के ऊपर एक और बंदा होता है जो कि ड्रोन पायलट लाइसेंस इशू करता है, वो होता है ड्रोन ट्रेनर, जो कि ड्रोन पायलट लाइसेंस इशू करता है। लास्ट ईयर यश कंसल के पास वो वाला भी आ चुका है सर्टिफिकेट, हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया, तो हम ड्रोन ट्रेनर हो गए हैं। रुक जाओ, बस ड्रोन ट्रेनर के ऊपर एक और होता है, वो होता है मास्टर ट्रेनर। मास्टर ट्रेनर का सर्टिफिकेट नहीं है। मास्टर ट्रेनर कब बनते हैं? जब आपके पास आपने 4000 घंटे का फ्लाइट आवर लोगों का कंप्लीट कराया हो। जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना तो 16 घंटे की फ्लाइंग कंप्लीट होती है, तो कुछ 400 मेंबर का जब आप करा लोगे तब वो 4000 घंटे आपके कंप्लीट होते हैं, तब जाके आपको मास्टर ट्रेनर का मिलता है। बहुत अच्छा पैकेज होता है उसका। हाँ अच्छा, अभी मेरे से किसी ने कहा सर हमारा करा दो ये वाला। अरे इसमें बहुत झंझट है, मेरे केवल अकेले साइन के मदद से नहीं होगा, पूरा एक आरपीटीओ खोलना पड़ता है। आरपीटीओ का साइन लगेगा, वो गवर्नमेंट को पैसे के मतलब पैसे देगा बेसिकली वो पूरा सिस्टम है। बट आरपीटीओ बेसिकली होता है रिमोट ट्रेनिंग पायलट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पायलट एज अ ट्रेनर मेरे को हायर करता है, फिर एज अ क्लाइंट आप उनके पास जाते हो, एज अ ट्रेनर मैं आपको ट्रेन करता हूं, और जो आरपीटीओ है वो गवाह बनता है कि भाई हाँ ट्रेनर ने ट्रेन किया है और ये कस्टमर मेरा था और इसने सीख लिया है। समझ गए? तो वो सिस्टम ऐसा है, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। चलो अब हम लौटते हैं पिच पर। पिच फॉरवर्ड आगे जाना, पिच बैकवर्ड आना। रोल का क्या होता है? रोल चैनल क्या करता है? रोल लेफ्ट, रोल राइट, रोल लेफ्ट, रोल राइट। रोल का काम होता है ये, समझ गए? अब एक बचा यॉ। देखो मेरा जो ड्रोन है ना, यॉ राइट मतलब पूरा सर्कुलर घूम जाना, अपने एक्सिस पे रहकर जेड एक्सिस पे रोटेट करना। अगर ये राइट घूमेगा, अब ये जो मैं 4 चैनल भेज रहा हूं ना, ये 4 चैनल मैं कंट्रोल कर रहा हूं इन्हीं ये वाले जो 2 जॉयस्टिक है, ये वाली जो 2 जॉयस्टिक है ना, इनसे कंट्रोल कर रहा हूं। हाँ या ना? समझ गए? हाँ या ना? ठीक है। अब ये समझ आ गया, चैनल्स पे थे हम लोग और कैसे जा रहा है, फिर से अब हम समझ रहे थे कैसे वो पहुंच रहा है। होगा क्या, ट्रांसमीटर से मैंने ये 4 चैनल भेजे, किसके पास पहुंचे? ये रिसीवर के पास। रिसीवर ने फिर ये 4 चैनल किसको दिए? फ्लाइट कंट्रोलर को। फ्लाइट कंट्रोलर ने सारा कैलकुलेशन किया। रिसीवर ने फ्लाइट कंट्रोलर को अलग अलग दिए थे कि भाई मेरे पास यॉ भी आ रहा है, रोल भी आ रहा है, पिच भी आ रहा है, ये बंदा पागल हो गया, चारों कर रहा है कुछ। तो अब ये चारों इंफॉर्मेशन आ रही थी फ्लाइट कंट्रोलर के पास। फ्लाइट कंट्रोलर क्या करेगा? वो चारों उसको कंबाइन करेगा, चारों चीजों के चारों सिग्नल को कंबाइन करेगा। अब कंबाइन कैसे करेगा? वो कैलकुलेशन लगाएगा, इसीलिए फ्लाइट कंट्रोलर महंगा है। वो पूरी मैथ लगाता है कि भाई अगर मेरे पास यॉ भी आ रहा है, पिच भी आ रहा है, रोल भी आ रहा है, तो मैं क्या फाइनल रिजल्टेंट क्या दूं। उस रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर कर आपकी मोटर के पास, ईएससी के पास भेजेगा, क्योंकि फ्लाइट कंट्रोलर को पता है मेरी ये वाली मोटर कौन से नंबर की है, ये वाली मोटर कौन से नंबर की है, लेफ्ट वाली कौन सी है, राइट, चारों मोटर उसको पता है। तो ईएससी को उतना ही काम देगा वो जो उस पर्टिकुलर ईएससी को करना है। समझ रहे हो? इसको और इजीली समझाता हूं, अब समझना। ये जो मैंने इसको बोला था फ्रंट, ये इसका फॉरवर्ड है। सपोज ये मोटर हो गई फॉरवर्ड के हिसाब से, समझो ये फॉरवर्ड है। डायग्राम बना लेना सभी लोग, डायग्राम बना लेना, एक फ्रेम बनाओ, 4 मोटर बना लो। नंबरिंग लिखवा रहा हूं, नंबरिंग लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। हर जगह फॉलो होती है ये नंबरिंग, कहीं भी क्वाडकॉप्टर देखोगे यही नंबरिंग देखोगे।
एक आपने ड्रोन बनाया, उसका फॉरवर्ड आगे की तरफ है, तो ये वाली मोटर होगी 1, ये वाली मोटर होगी 1, ये वाली होगी 2। फॉरवर्ड क्या है इसका, मेरी साइड है, बोर्ड की साइड है, तो ये वाली मोटर क्या होगी 1, ये वाली मोटर होगी 2, 3 ये वाली होगी, 4 ये वाली होगी। इसका समझ आया? आप रुको, मैं एक बार देख लेता हूं आपको सही समझ आया या नहीं आया। ये फॉरवर्ड, अब समझो कि फॉरवर्ड आपकी तरफ है इसका, तो फॉरवर्ड आपकी तरफ है। ये वाली मोटर कौन सी है? ये वाली, ये वाली, ये, हाँ है ना? ठीक है, मतलब आपको ये तो समझ आ गया। कभी कभाक ये नंबरिंग चेंज होती है, आप खुद भी कर सकते हो, मगर आइडियली जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे प्री डिफाइंड, उसके अंदर नंबरिंग यही यूज होती है, यही इसी के हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट करता है। अगर मैं एक ड्रोन बनाने वाला हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे को कुछ तूफानी करना है, तो मैं चेंज कर सकता हूं कि भाई मेरे को ब्रांड वैल्यू बनानी थी, मेरे को अपना कुछ तो अलग बनाना है, तो मैंने मोटर की नंबरिंग चेंज कर दी। बट अभी तक मैंने अगर 10 ड्रोन सिस्टम देखे हैं, 8 में यही फॉलो होता है, समझ रहे हैं? हेक्साकॉप्टर की भी अपनी एक नंबरिंग है, वो डेटा शीट आप देखोगे, अगर कभी भी आपको हेक्साकॉप्टर बनाना है, डुओकॉप्टर बनाना है, सिंगल रोटर बनाना है, वो आप चेंज कर सकते हो, समझ गए?